Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. We are again starting with our ultimate revision series for class 10th only. ज्योग्राफी के 5 चैप्टर हो चुके हैं. लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद वी विल मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे. चलो, सबसे पहले देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग एक सेकेंडरी एक्टिविटी है. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल से बना रहे हैं हम प्रोसेस करने के बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़. मैन्युफैक्चरिंग हमेशा लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. गेटिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक्चुअली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बताती है आपकी कंट्री की. ठीक है, मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री. देन इम्पॉर्टेंस क्या है. अच्छा, वन मोर थिंग. इंडस्ट्री का मतलब आप ये ना समझें कि फैक्ट्री है. ठीक है, फैक्ट्री इंडस्ट्री का एक पार्ट है. राइट, इंडस्ट्री बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी इन्वॉल्व रखता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, प्रोसेसिंग, है ना, सेलिंग, मार्केटिंग, सारा कुछ मिलाकर बनती है इंडस्ट्री. राइट. चलो, इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की क्यों इंपॉर्टेंस है. मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी दोनों सेक्टर्स में. सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर्स का मतलब होता है सर्विसेज. ठीक है, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन ये देखते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केट्स. गेटिंग. एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. ऑब्वियस ही बात है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करोगे आप और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होगी, और साथ में पॉवर्टी जिसके जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक आफ्टर मैथ है, ठीक है, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी. रेड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होंगी कि किसी एक एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट है, दूसरे एरिया में कम डेवलपमेंट है. ठीक है. स्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. एक्सपोर्ट ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, एक्सपोर्ट हम उन्हीं चीज़ों का कर सकते हैं जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं. ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, अगर हम यूएसए को कुछ भेजेंगे तो हमारे पास डॉलर में पैसा आएगा. ठीक है, डॉलर में पैसा आएगा मतलब हमारे पास डॉलर्स आएंगे. ठीक है. चलो, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. कारण क्या है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री तो है ही सही. ठीक है, साथ में हमारी जो टर्सरी सेक्टर है जिसको हम सर्विसेज कहते हैं, है ना, वो भी इंडिया में काफ़ी हद तक डेवलपिंग स्टेज पर है. ठीक है, जैसे आप आईटी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है. गेटिंग. अब हमें ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं. राइट, और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकती हैं. चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है. ठीक है, एरोस की मदद से उसको देखेंगे. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. क्या है, इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, कारण क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से. ठीक है, और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए मशीनरीज जो हमको मिलती हैं वो हमको मिलती हैं इंडस्ट्रीज से. राइट, नॉट ओनली मशीनरी, हमको जो पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, है ना, HYV सीड्स वगैरह. राइट, ये सब कुछ एक इंडस्ट्री का बनाया हुआ होता है. राइट, इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू एग्रीकल्चर थ्रू एग्रो इंडस्ट्रीज. कैसे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पंप, इरिगेशन टूल, सब कुछ कहाँ से मिल रहा है, इंडस्ट्री से. और ये मदद करता है हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, साथ में एफिशिएंसी प्रोवाइड करने में. देन एफिशिएंसी मिलने से क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे वो कैसे होंगे, अगर कॉम्पिटिटिव क्वालिटी में होंगे तो हम उनको इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं. मतलब कि इंडिया को हम ग्लोबली एक इंटरफेस दे पाएंगे अगर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव क्वालिटी रखती हैं इंटरनेशनल मार्केट से. ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू नेशनल इकोनॉमी. अब इंडस्ट्रीज़ क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ 27% ऑफ GDP बनाती हैं. GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि जो आपकी टेरिटरी है, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में उसको आप कहते हैं GDP. तो कितना प्रोडक्शन हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, 27%, जिसमें से 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहा है और 10% आपकी जो माइनिंग इंडस्ट्री है, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब की इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कंट्रीब्यूट होता है. राइट.
अब इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है, मतलब इंडस्ट्री किस लोकेशन पर बनाई जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्री की लोकेशन को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे कि किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लेबर वहाँ पर काम करने आएंगे या नहीं, हम कैपिटल कितना इस इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी या जितना भी हमको जो पानी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो अवेलेबल रहेंगे नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट एरियाज़, क्या हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट एरियाज़ में समय पर पहुंचा पाएंगे, क्या हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट है भी या नहीं, राइट। अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का जो सार निकलता है, ठीक है, जो जिस्ट है वो ये कहता है कि भैया लीस्ट कॉस्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन हम देखेंगे। मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन आप कोई भी सेटअप करते हैं, कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए, तो आप ये सोचते हैं ना कि भैया हमको जो इनपुट लगेगा है ना, उसकी कॉस्ट जहाँ हमको कम से कम पड़ेगी, हमारा झुकाव उस तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत सारे बेसिस पर अलग अलग हमने किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा यूज़ होता है, जैसे दो टाइप्स हमने डिवाइड किया है, या तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होंगी या तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होंगी। हालांकि और भी बेसिस अलग अलग होते हैं, जैसे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट। लेकिन ब्रॉडली हम दो लेवल में डिवाइड करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल हमको एग्रीकल्चर से मिलता है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पर हमको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्थ के अंदर मिनरल्स हैं उनको जब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो हम उनका कर नहीं रहे है ना, कल्टीवेशन तो कर नहीं रहे, लेकिन वो हमको ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उनका यूज़ करते हैं, गेटिंग। देन अकॉर्डिंग टू मेन रोल, ठीक है, मेन रोल क्या है, बेसिक की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब बेसिक या की इंडस्ट्री जो होती है उनको बोलते हैं जो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, दूसरे चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए जो काम आती हैं, उनके लिए जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो होगी आपकी बेसिक इंडस्ट्री या फिर की इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन एंड स्टील, राइट। सप्लाई प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एंड जैसे अगर मान लो एक इंडस्ट्री है जो बनाती है आयरन रॉड्स, ठीक है। अब आयरन रॉड्स कोई कंज्यूमर, ऑल्दो कंज्यूमर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट इससे खरीदेंगे, नहीं, राइट। इससे कौन खरीदेगा, इस इंडस्ट्री से खरीदने वाली होंगी बाकी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसको आप कहेंगे अदर इंडस्ट्रीज, राइट, जिनको मशीन्स बनानी होंगी, जिनको बिल्डिंग्स बनानी होंगी, राइट। देन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर सकता है उसके लिए बनाना, राइट। देन जैसे कि पेपर हुआ, शुगर हुआ, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का मतलब यहाँ पर है जो पैसा आप लगाने वाले, इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर दो टाइप से बनाई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ है 1 करोड़, ठीक है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसा भी कम लगेगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है, और रिस्क भी कम रहेगी। लेकिन वहीं पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैसा, प्रॉफिट और रिस्क सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्री की ओनरशिप किसके पास है, कौन उसका मालिक है, या तो पब्लिक सेक्टर होगी तो गवर्नमेंट उसका मालिक है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज, राइट, जैसे कि भेल और सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन प्राइवेट सेक्टर मतलब ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो वो पार्टनरशिप में चल सकती है या तो कोई व्यक्ति अकेले चला सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, जैसे कि टिस्को, राइट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो, ठीक है, जिनको हम प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं। देन जॉइंट सेक्टर जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर जिसमें ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं वही लोग आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वहीं से मतलब एक इसको इंडस्ट्री की तरह चलाते हैं, राइट। ये रॉ मटेरियल्स का भी इंतजाम खुद से करेंगे, है ना, वर्कर्स भी इनके खुद के ही होंगे, खुद इनको अरेंज करना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं करती और कोई भी प्राइवेट सेक्टर भी इनकी हेल्प नहीं करता है, ये सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन किससे, कोऑपरेशन से, राइट। ये अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं और रिस्क को भी बांटते हैं, ठीक है, लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है अमूल, है ना, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक। चलो लास्ट, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड ग्रुप, या तो हैवी इंडस्ट्री या तो लाइट इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब कि
हम उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट बन रहा है, जो फिनिश गुड बन रहा है, वो भी कैसा है। अगर वो छोटे लेवल पर हो रहा है, मतलब जैसे लाइट वेटेड है, तब हम उसको कहेंगे लाइट वेटेड इंडस्ट्री। और अगर वो हैवी वेटेड है, जैसे आयरन और स्टील, इनको हम हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, उनको हम बोलते हैं लाइट वेटेड इंडस्ट्रीज। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। हमने देख लिया है कि इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है ना, यूज़ एग्रीकल्चरल लॉ मटेरियल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, राइट। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली 14% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हम कहें पुरानी है और डेवलपिंग भी है बहुत ज़्यादा। कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बन गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है इंडिया में। हम जैसे कॉटन है, सिल्क है, इनको हम खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं, हमको कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे बहुत हो जाता है। सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही है तो वो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉरेन एक्सचेंज अराउंड 24.6%। क्यों आ रहा है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से? क्योंकि हमारे यहाँ का जो कपड़ा है ना, हमारे यहाँ का जो क्लोथ है या जो टेक्सटाइल है, हम उसको काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में एक्सपोर्ट भी क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज ऑफ फाइन क्वालिटी। और ये फाइन क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल से नहीं आती कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कॉटन है ना। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल है उसमें हम अपने कल्चर को भी शो करते हैं, राइट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज़, ठीक है। अब इनमें हम क्या करते हैं, अगर आप साड़ीज़ में पैटर्न वगैरह देखेंगे तो वो एक्चुअली आपके कल्चर को शो करता है ना, राइट। किसी में एनिमल्स बने होंगे, किसी में वॉटरली पेंटिंग्स होंगी, राइट। तो ये क्या बता रहे हैं कि किसी एक जगह का कल्चर किस तरीके से हम वहाँ के प्रोडक्ट्स में शो करते हैं, इसलिए। और हमारे यहाँ के टेक्सटाइल की डिमांड भी बाहर ज़्यादा है। 4% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करता है कौन? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट एंड वैल्यू चेन। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे है, राइट। सेल्फ रिलायंट है, हमको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इनको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये डिलीटेड है, ठीक है। चलो, जैसे अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये छोटा सा पॉइंट है, इसको याद आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये फैक्ट याद भी नहीं होता ना, तो भी आप सिंपली इतना लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी हद तक क्या करती है? सपोर्ट करती है ना। फॉरेन एक्सचेंज में आगे है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अगर ये फैक्ट याद नहीं भी होता है तो इतना तो लिख के ही आना एग्जाम में, राइट। चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को भी डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि अगेन ये भी डिलीटेड है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि शुगर इंडस्ट्री जो है उसका रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटन भी क्योंकि हम एग्रीकल्चर से ग्रो कर लेते हैं, और जूट भी हमारे पास एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो होता है, इसलिए ये तीनों और चारों टेक्सटाइल को भी मिलाकर आती हैं आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, राइट। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अब हम बात करेंगे। यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर से ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। यही जो मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं, ये हमको ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, गेटिंग। ओर से हमको इसको अलग करना पड़ता है। इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अगेन डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्टील हमको एज इट इज़ मिलता नहीं है, हम उसको आयरन से प्रोड्यूस करते हैं, राइट। लेकिन हमको आयरन ओर से आयरन मिलता है। पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे अबाउट मेटल्स एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तब हमने आयरन के बारे में वहाँ डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटलर्जिक इंडस्ट्री इन इंडिया। मेटलर्जिक इंडस्ट्री मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर मेटल्स का यूज़ हो रहा है। एल्यूमिनियम कैसा होता है? नेचर के एल्यूमिनियम का लाइट। लाइट का मतलब क्या है यहाँ पर? उजाला नहीं, लाइट का मतलब हम यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयरन के कंपैरिजन में या किसी और दूसरे मेटल के कंपैरिजन में जब आप एल्यूमिनियम को देखते हैं तो इनका वजन कम होता है। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी इसमें जंग नहीं लगती, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन कि हमारे यहाँ पर कई सारे बर्तन जो होते हैं जिनमें हम पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, वो कैसे होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं, बिकॉज हीट को अच्छे से कंडक्ट करा पाते हैं। मेलेबल, मेलेबल का मतलब है, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई है। मेलेबल का मतलब होता है कि इनको हम दूसरे शेप्स दे सकते हैं, ठीक है। देन बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। जब हम अलॉय बनाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, अलॉय का मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, तब
वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट्स, यूटेंसिल्स, वायर्स। एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा वास्ट यूज है। इवन आप अगर डेली लाइफ में भी अपने घर में आसपास देखना चाहें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिख जाएंगी जो एल्यूमिनियम से बनी है, और उसका एक कारण ये भी है कि ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और साथ में लाइट वेटेड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, 8, राइट। उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। गेटिंग। बॉक्साइट रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर। स्मेल्टर क्या होता है? जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसमें हमको मेटल्स को पिघलाने की ज़रूरत पड़ती है ना, मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। उसकी बहुत अलग अलग प्रोसेस होती हैं, ठीक है, फर्नेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज नाम से ये समझ रहे हैं जो किसको यूज़ कर रही हैं? केमिकल्स को यूज़ कर रही है। अब केमिकल्स को यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनिक केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। चलो देखेंगे। फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, ठीक है, 3% कंट्रीब्यूट करती हैं आपके जीडीपी में, राइट। केमिकल इंडस्ट्रीज क्यों इतना ज़्यादा, क्यों हम इसको जीडीपी का पार्ट देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें फार्मास्यूटिकल्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। गेटिंग। Rapid growth recorded in organic and inorganic sectors. Its own largest consumer. ये कुछ नया है, ठीक है। अगर आपको केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में आ रहा है तो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट। केमिकल इंडस्ट्री एक्चुअली अपना खुद का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, मतलब मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं ही कंज्यूम कर ले रही हूँ। गेटिंग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि केमिकल्स जो है ना, इनके फॉर्म चेंज करके, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिलाकर या उसके कंडीशंस को चेंज करके उसके अलग अलग यूजेस को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अंडरगो प्रोसेसिंग टू मेक मोर केमिकल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। पर्पज अलग अलग हैं, इसलिए हम केमिकल को मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स देख लेते हैं। चलो, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फरिक एसिड किस में यूज़ हो रहा है? फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो रहा है। सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर क्या है? जैसे आपका कॉटन। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। क्यों नेचुरल फाइबर है? क्योंकि हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर ले रहे हैं? थ्रू एग्रीकल्चर, राइट। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स एग्रीकल्चर के थ्रू नहीं, केमिकल्स के थ्रू क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं ना, इंडस्ट्रीज में उनको प्रोड्यूस किया जाता है। नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस, सही वर्ड है मैन्युफैक्चर। गेटिंग। देन प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज एक्चुअली केमिकल के द्वारा बनाया गया एक सब्सटेंस है ना। एडेसिव्स, पेंट्स, डाइज, ये सब के सब क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल है, क्योंकि नेचुरल नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो पेट्रोकेमिकल्स है ना। पेट्रोकेमिकल्स फाइबर्स, सिंथेटिक, रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब कुछ हम नेचुरली भी बना सकते हैं। गेटिंग। जब वो नेचुरली बनाया जा रहा है तो ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर। देन लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या है? जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रिक एसिड, अल्कलीन्स, जिनसे हम क्या बना पा रहे हैं? ग्लास यानी कांच, ठीक है। सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, बहुत सारी चीज़ों में ये सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जब हम डाइज बनाते हैं, राइट। स्प्रेड ऑल ओवर दी कंट्री। इनको ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास ही रखा जाता है या ऑयल रिफाइनरीज के पास। क्यों? क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स हैं, है ना। पेट्रोल जब प्रोड्यूस होता है तो बेसिकली क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस होगा तो जब क्रूड ऑयल को अलग अलग लेवल पर क्या किया जाता है? प्योरीफिकेशन होता है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। ये जो आपका डीजल है, केरोसिन है ना, पेट्रोलियम जेली है, ये सारी चीज़ें या नेचुरल गैस है, ये सब अलग अलग लेवल पर एक ही क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। उनसे ही निकले केमिकल्स को हम ऑर्गेनिक केमिकल्स बोल रहे हैं और अलग अलग जगह पर हम उनका यूज़ करते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक्स भी मेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लास्टिक को एग्रीकल्चर से ग्रो कर सकते हैं, राइट। चलो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखो। फर्टिलाइजर क्या है? अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मतलब क्या है? जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो फॉस्फोरस को प्रोवाइड कर रहा है, और अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अगेन अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। पोटैश एंटायरली इम्पोर्टेड,
क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में हम पोटैश को जो रिजर्व्स हैं उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, यूजेबल नहीं मिल रहे हैं वो हमें। देन फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? इंडस्ट्री है ना, जो फर्टिलाइजर्स को बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर रही है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री एक्सपेंड क्यों हुई? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमको बताया कि हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है ना। मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है मतलब क्या है? एक तो हमें इरिगेशन के दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, है ना, इरिगेशन को बढ़ाना चाहिए, हमें HYV सीड्स को यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, राइट? ओहो, गेटिंग, ताकि हम क्या कर सकें? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकें। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक्सपेंड कर जाती है, राइट? कहाँ पर ज़्यादातर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी? आंध्रा, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, MP, कर्नाटका, है ना। अगेन सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 4 नाम याद कर लो, सफिशिएंट है, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग के 4 नाम याद कर सकते हो। गेटिंग ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स जो हैं बेसिकली हम इसको देखते हैं कि ये किस में काम आते हैं? आपके ट्रांसपोर्टेशन में, राइट? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डज नॉट ओनली मीन्स कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाना, ठीक है। ऑटो पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं ना, व्हीकल्स में यूज़ होने वाले जितने सामान होते हैं, चाहे वो टायर्स हों, इंजन्स हों, है ना, पेट्रोल टैंक्स हों, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर लिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी, राइट? इसलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है और इसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलप होना ज़रूरी है ना, क्योंकि हम सब कुछ इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमने इंडिया में ही डेवलप करने की कोशिश की। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारे पास आया FDI। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आपकी इंडिजीनियस कंपनीज़ में फॉरेन की कंपनीज़ या फॉरेन के लोग आकर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जब वो अपना पैसा यहाँ पर लगाएंगे तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, है ना, वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट चाहिए, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम उनको प्रॉफिट दे भी रहे हैं तो हमारे को भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, हम भी तो नई टेक्नोलॉजी सीख पा रहे हैं, हम भी तो नए नए ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बनाना सीख रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना सीख रहे हैं, और अपनी खुद की जगह पर इंडिजीनियसली उनको मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, राइट? कहाँ पर ज़्यादा काम होता है ऑटोमोबाइल्स का? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, ठीक है। ये दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आज के समय में किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जितना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जितना हम ये डेटा और जितनी भी चीज़ों से हम काम कर पा रहे हैं, है ना, इतना वास्ट यूज़ कर पा रहे हैं, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या इंक्लूड करेगी? टीवी, टेलीफोन्स, सेल, टेलीकॉम्स, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। इससे थोड़ा सा अलग आपका क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? ये तो ठीक है, हम मानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स है, राइट, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या इंक्लूड करेगी? जो आपका इंटरनेट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं आपके, राइट, एप्लीकेशंस जितने भी होते हैं, ये सब कुछ कौन इंक्लूड कर रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका प्रोडक्ट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये बैकग्राउंड में सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है, राइट? जितनी भी इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग में हैं वो सारी की सारी आज चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट पॉसिबल यूज़ अपनी इंडस्ट्री में कर सकें, ठीक है। बैंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, और IT इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप है? IT इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है बेंगलोर में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है ना, फैक्ट को। देन मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे,
चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, ये सारी जगह पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। ठीक है, आसान करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ हैं। ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है और मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। कारण क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, इंजीनियर्स। ठीक है, और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करती है तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता है, राइट। दूसरा, हमारे यहाँ के आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है। क्यों फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है? क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स जो हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं या बाहर की कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन ये हो गया हमारा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब देखो कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पोल्यूशन कैसे कर रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल्स यूज़ करें तो कुछ ना कुछ उसका वेस्ट तो निकलेगा, राइट। अब ये जो वेस्ट निकल रहा है इसका हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डिग्रेड। गेटिंग, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है और नॉइस पोल्यूशन होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है भाई? एयर पोल्यूशन हो रहा है जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक, है ना, एशेज़ और हार्मफुल केमिकल्स भी जो हैं वो हवा में रिलीज़ होते हैं, तो वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस इंक्रीज। अनडिज़ायरेबल गैसेस मतलब प्रोडक्शन हो रहा है तो जनरली CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है और ये एमिशन आपके आसपास एरिया को क्या करता है, ख़राब करता है, एयर पोल्यूशन करता है और लोगों तक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस को पहुंचा देता है, राइट। स्मोक केमिकल कौन सी इंडस्ट्री से आता है भाई? केमिकल इंडस्ट्री से आएगा, पेपर इंडस्ट्री से आएगा, रिफाइनरी से आएगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आएगा, ठीक। देन टॉक्सिक गैस लीक्स, जैसे कि अगर आपको याद हो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, गैस लीक हो गई थी, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब यहाँ पर गैस लीक होने से क्या हुआ कि अभी तक भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पर हेल्थ इश्यूज उसके कारण सफ़र करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और वो लोकल एरियाज़ में अगर गैस लीक्स होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हज़ार्डस उसके रिपरकशंस देखने मिलते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स तो समझ में आता है, एटमॉस्फेयर भी समझते हैं, बिल्डिंग्स को कैसे हार्म करती हैं, बिल्डिंग्स को भी वीक किया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स जो हैं उनकी भी जो कैपेसिटी है वो कम होती है अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो, ठीक है। और साथ में एयर पोल्यूशन में जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग्स को, उनके टेक्सचर को, उनके कलर्स को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ताजमहल। ताजमहल जो है वो वाइट से येलोइश हो रहा था क्योंकि आगरा में ताजमहल के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल एमिशंस रिलीज़ हो रहे थे, राइट। चल अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से भी वाटर पोल्यूशन होता है, राइट। एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। अगर आप रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में किसी भी प्रकार का वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो वो मान के चलें कि पानी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। पेपर पल्प इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, रबर, सारी की सारी इंडस्ट्री में पानी यूज़ होता है और जो भी इंडस्ट्री उसको बिना ट्रीट किए आपके वाटर रिसोर्सेज में रिलीज़ कर रही है वो आपको पल्यूट करती है, ठीक है। जैसे आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है, इसमें बेहद ज़्यादा पानी लगता है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा। हमें लगता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती होंगी ना उसमें पानी ज़्यादा लगता होगा, नहीं, लेकिन कपड़ा बनाने में बेहद पानी लगता है, पेपर बनाने में भी काफ़ी पानी लगता है, गेटिंग। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर, जब गर्म पानी जो फैक्ट्रीज से निकला हुआ है या थर्मल प्लांट से निकला हुआ है, ठीक है, गर्म क्यों होगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गर्म जो पानी है उसका अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको अगर बिना ट्रीट किए, बिना ठंडा किए, विदाउट कूलिंग आप क्या कर रहे हैं, उसको पानी में डाल दे रहे हैं, तो वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है ना, क्योंकि पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ है, राइट। अब ये एक्वेटिक लाइफ अगर इसको पानी में एकदम से गर्म पानी मिक्स हो जाएगा, ठीक
ठीक है, तो उसका जो हैबिटेट है उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर उनकी डेथ होगी। और साथ में क्योंकि हम उनको बिना ट्रीट किए डाल रहे हैं, है ना, जैसे कि अगर न्यूक्लियर प्लांट से वेस्ट जा रहा है तो अब इसमें सोचो आप कितने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडीज़ को या एनिमल्स को और प्लांट्स को डिफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटिंग? सॉइल डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन तो होता ही है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन से सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो रही है, वो कम हो रही है, राइट। और दूसरी बात क्या है कि जब यही पानी सॉइल की ऊपर वाली लेयर से बहता है तो ये कर देता है सॉइल एरोशन, और अगर ये केमिकल्स सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिए तो फिर आप समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी सफ़र करेगा, ठीक है। और ग्राउंड वाटर में जब ये पानी एब्जॉर्ब होगा या ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करेगा तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है, यहाँ पर हम किसकी बात करें? इंडस्ट्रीज से नॉइज़ पोल्यूशन की, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है ना, हैवी मशीन्स चल रही हैं या लोग ठोका पीटी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन होती है। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण इरिटेशन होता है, एंगर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ना। आप देखेंगे कि कहीं पर बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक बज रहा है या बहुत देर से शोर हो रहा है तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, सुनने में समस्या हो सकती है, कान खराब हो सकते हैं। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या लाउड स्पीकर्स जहाँ पर लगे होते हैं ना, वहाँ पर क्या, या डीजेज़ वगैरह जो लगे होते हैं वहाँ पर हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट जो है वो उतनी तेज़ आवाज़ को सुन के इंक्रीज़ हो जाती है। एंड ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी परेशानी हमको नॉइज़ पोल्यूशन से हो सकती हैं। देन स्ट्रेस इशूज़, अगेन स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। अगर अब इतना सारा कुछ हो रहा है तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना, इट इज़ ऑब्वियस। कहाँ से आ रहा है? कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, ठीक है। कहीं कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा शोर होता रहेगा, और ये लॉन्ग टर्म वाला रहता है ना, दिन भर कई काम हो जाता है। मशीनरीज, हैवी मशीन्स चल रही हैं तो उनसे भी जो आवाज़ आ रही है, अगेन इट कंट्रीब्यूट्स इनटू नॉइज़ पोल्यूशन। जनरेटर्स, साउंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल्स, लाउड स्पीकर्स, ये सब के सब क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेस हैं, राइट। अब हमने देख ली परेशानी, अब हम देखते हैं सल्यूशन, राइट। ब्राइटनेस कम है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेड हम कर रहे हैं तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हमें तो सल्यूशन भी हमको ही निकालना पड़ेगा। रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। दीज आर दी 3 Rs, आर आर आर, आलिया भट्ट वाली नहीं, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल ऑफ वाटर। पानी का तो पहली बात यूज़ कम कर दो, वेस्ट मत करो। यूज़ कम करने का मतलब है कि डू नॉट वेस्ट इट। रीयूज़ कर सकते हो, जो पानी साफ़ है जिसको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी दूसरे काम में, उसको रीयूज़ कर लेना चाहिए। एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो। आई डोंट थिंक सो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। बारिश का जो पानी है हम उसको अपने घरों की छतों से क्या कर सकते हैं? पाइप लगाकर अंडरग्राउंड एक टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। वो देखो होने लगा नॉइज़ पोल्यूशन, राइट। उसको हम कहाँ कर सकते हैं? अंडरग्राउंड वाटर में इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर ये तो क्या करेगा? अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और वाटर को कंजर्व भी करेगा। और चाहें तो हम इस टैंक से बाद में इस पानी को यूज़ भी कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, राइट। ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग इन रिवर्स, सिंपल, एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए और साथ में पानी को भी पोल्यूशन से बचाने के लिए। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिजर्व्स, कि ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है तो आपने अब गड्ढा किया और बस बोरवेल लगा ली, ठीक है। उसको भी प्रॉपरली क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए, वरना ग्राउंड वाटर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक विथ इक्विपमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं बड़े बड़े शहरों में, आपने देखा होगा कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है या इंडस्ट्रियल हार्मफुल एमिशन जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ मशीन्स लगा दी जाती हैं ताकि वो एयर पोल्यूशन ना करे ना। एयर प्योरीफायर्स बड़े बड़े लेवल पर लगाए जाते हैं। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल, ऑयल और गैस, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल, गैस और इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल, ऑयल और गैस कैन बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज। कारण क्या है? क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा स्मोक को रिलीज करता है ना,
ऑयल और गैस जो है जब हम इनको यूज़ करेंगे तो हम इनको थोड़ा सा कम पॉल्यूटिंग वे में यूज़ कर सकते हैं। देन जनरेटर्स कैन बी फिटेड विद साइलेंसर्स, क्यों? क्योंकि जनरेटर्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर साइलेंसर्स अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वो नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। रीडिज़ाइनिंग मशीनरी टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़, है ना। मशीन्स को इस हिसाब से रीडिज़ाइन किया जा सकता है कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाए, मतलब एनर्जी कम कंज्यूम करे, पावर कम कंज्यूम करे, काम प्रॉपर दे, साथ में नॉइज़ जो है उसको भी कम कर दिया जाए। चलो, चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे चैलेंजेस तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, राइट। उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, और साथ में उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को परेशानियाँ हो रही हैं, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को हम भूल ना जाएं, ठीक है। इसके लिए एनटीपीसी कुछ रास्ते लेकर आता है। एनटीपीसी कौन है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इनका क्या कहना है? मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, ज़्यादातर पावर ये प्रोवाइड कर रहा है, हैज़ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। इनका कहना है कि भाई वाटर, ऑयल एंड गैस, फ्यूल्स, वेयर इट इज़ सेटिंग अप प्लांट्स, इन सारे रिसोर्सेज को ये बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं जहाँ पर भी ये अपने प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे या किस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कम यूज़ करो लेकिन पूरा यूज़ करो। कम और पूरा क्यों दोनों एक साथ बोल रही हूँ? मतलब कि रिसोर्सेज लो क्वांटिटी में हम यूज़ करें, लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, उस पूरे को अच्छे से यूटिलाइज कर ले, उसमें से कुछ वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? लेटेस्ट टेक्निक्स होनी चाहिए हमारे पास, प्रॉपर मशीनरीज होनी चाहिए, है ना, जो वेस्ट बचा सके हमारे रिसोर्सेज का। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, ठीक है। ऐश यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो राख निकलती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, है ना, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान रखती हैं, वो क्या करती हैं? जो स्मोक निकलता है ना, उसको कंप्रेस करती हैं, उसको प्रिजर्व किस तरीके से किया जाता है कि भाई धुआं ना निकल के वो क्या बन जाए? ऐश, ठीक है। और फिर ये ऐश को हम अलग अलग जगह यूज़ कर लेते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप देखेंगे कि रोड्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, सीमेंट में मिला देते हैं इसको, ठीक है। ब्रिक्स बनाते हैं जब हम, तब भी इसको मिला दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल यूजेस हम इसके कर सकते हैं, राइट। ग्रीन बेल्ट्स, मतलब एफॉरेस्ट्रेशन बेल्ट्स बनाए जाते हैं कि भैया इतने ऐसे इस एरिया में पूरा एक हम इकोलॉजिकल या ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं जहाँ पर हम फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे, जहाँ पर हम ट्रीज़ को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, तो उसके कंट्रास्ट में हम करने लग जाएं एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रख सकें। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे, ठीक है। रिसाइकिल हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो है जितना भी वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, उसको सीधा डायरेक्ट पानी में भेजने से पहले हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। उस ट्रीटमेंट प्लांट में से हम क्या कर सकते हैं? उस पानी को बार बार अलग अलग प्रोसेस से गुजरने देंगे, जिसके कारण उसके हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो बिल्कुल लास्ट तक एकदम ही अलग हो जाएंगे पानी से, और फिर वो पानी जो है उसको हम दोबारा से ये कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे काम में। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? देख रेख करते रहना, है ना, नज़र रखना, ठीक है। ज़रूरी है ये रखना नज़र कि भाई इंडस्ट्रीज़ के कारण या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण क्या क्या नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को झेलने पड़ रहे हैं। रिव्यूज़ होने चाहिए, है ना, लगातार उसको आप टाइम टू टाइम क्या करते रहें? रिव्यू करते रहें। ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट होना चाहिए फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस, ठीक है। ये जो आपका एनटीपीसी है, ये क्या करता है? ये देखता है कि भैया हमारे जहाँ जहाँ भी पावर स्टेशंस हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, वहाँ का डेटा हमारे पास होना चाहिए कि हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, या हमारे आसपास के इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहे हैं उससे हम कैसे निपट सकते हैं, ठीक। तो ये सारे मेजर्स कौन लेने की कोशिश करता है? एनटीपीसी। और ये एक तरीके से दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंस्पिरेशन है कि अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि जितना नुकसान आपके कारण हो रहा है उतने की भरपाई आप किसी ना किसी तरीके से
कर पाएँ, है ना, और इन्वायरमेंट को बचा सकें, राइट। सो दिस इज़ इट, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो पोल्यूशन वाले पार्ट्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, है ना। और क्योंकि कुछ बहुत अलग बात भी नहीं है, बचपन से पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं, इजीली इसको लिख सकते हैं, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। जोग्राफी यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी है, ठीक है। आई होप 3 से 4 दिन में जोग्राफी करने का जो एक चैलेंज था, इसको हमने कवर कर दिया है। इकोनॉमिक्स के कवर करने हैं हमको 4 चैप्टर, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स क्योंकि नहीं है, तो 4 चैप्टर भी हम कोशिश करेंगे कि 1.5 दिन में कवर कर लें, राइट, क्योंकि उसके बाद सिविक्स और हिस्ट्री भी बच रहा है। एट 7 मार्च को आपका SST का एग्ज़ाम है। कोई भी डाउट इस चैप्टर में, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।